नमस्कार जी। बिहार झारखंड के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं पल्लव। देखिए, बिहार में शिक्षक बहाली का जो मुद्दा है वो लगातार गर्माता जा रहा है। इसको लेकर जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि राजनीतिक दलों के लिए ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दा बन गया है। इस पर चर्चा करने हमारे साथ एक लंबा पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ दो शिक्षक अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं और शिक्षक संघ के प्रदेश प्रवक्ता हैं अश्विनी पांडे जो भी जुड़े हैं। कुछ देर में हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र जी भी जुड़ेंगे, लेकिन शुरुआत इस चर्चा की हम करेंगे अश्विनी पांडे जी आपसे। जिस तरीके से देखिए बिहार में ये शिक्षक बहाली का मुद्दा गरमाया जा रहा है, हर अभ्यर्थियों को यही उम्मीद है कि आखिर कब जाके जो इनका जो धैर्य जो इतने लंबे समय से ये रखे हुए हैं, कब इनकी बहाली होगी। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मौका दिया जी बिहार झारखंड को, और आपको सबको, सारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, स्थिति ये है कि जब ये सरकार बनी थी तो सबसे ज्यादा अगर कोई खुश था तो उसमें नियोजित शिक्षक थे और शिक्षक अभ्यर्थी थे, क्योंकि उनको लगता था कि इतनी प्रमुखता से उस समय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, जो अभी डिप्टी सीएम है, बहुत प्रमुखता से हम लोगों के मांगों को उन्होंने प्राथमिकता के साथ उठाया था। हर एक सभा में उठाया था। सभी जगहों पे उनके आजू बाजू बिहार के नियोजित शिक्षक और शिक्षक अभ्यर्थी ही थे। लेकिन ये पता नहीं सत्ता में क्या ये है कि सत्ता में जाते ही लोग भूल जाते हैं। अब आज देखिए, आज बीजेपी हमारी बात कर रही है। वही बीजेपी भांति भांति का बहाना बनाती थी, सरकार के पक्ष में अपना समर्थन देती थी, और आज जब वो विपक्ष में आ गई है तो अभ्यर्थियों की, नियोजित शिक्षकों की लड़ाई लड़ने की बात कर रही है। तो ये सबका पता नहीं सकता कि मध्य में लोग कैसे भूल जाते हैं। मुझे लेकिन उम्मीद है, तेजस्वी यादव जी जो हैं वो युवा हैं और है। मुझे नहीं लगता कि इतनी छोटी चीजों पे वो अपनी क्रेडिबिलिटी को दांव पे लगाएंगे। बिहार के युवा जो हैं वो उनको मतलब उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। बिहार के नियोजित शिक्षक उनको उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ सकारात्मक होना चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो बिहार के लिए काफी डिसअपॉइंटिंग होगा। बिल्कुल अश्विनी जी, आपने कहा कि ये बहुत डिसअपॉइंटिंग होगा, और जब तक सरकार में बीजेपी और जेडीयू थी तो लगातार तेजस्वी यादव उस वक्त की नेता प्रतिपक्ष और मौजूदा सरकार में जो डिप्टी सीएम है वो लगातार इस चीज की मांग करते थे। और जब हमने 2020 का विधानसभा चुनाव देखा था तो उस दौरान जिस तरीके से खासकर तेजस्वी यादव ने मुखर तौर पर इसकी बात की थी, लोगों को रोजगार देने की बात की, सरकारी नौकरी देने की बात की, और अब जिस तरीके से शिक्षकों की बहाली का मुद्दा गरमाया हुआ है। हमारे साथ देखिए अभ्यर्थी भी दो जुड़े हुए हैं, मिकू पाल जी हैं और नितेश पांडे जी हैं। मैं सबसे पहले मिकू पाल जी आपके तरफ आपके पास आऊंगा। जिस चीज का जिक्र श्री पांडे जी कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव उस समय तो लगातार मुखर तौर पर इस बात का जिक्र करते थे, वो लगातार कहते थे कि सरकार को नौकरी देनी चाहिए, लेकिन इतने लंबे समय से ये मुद्दा बना हुआ है और अब तक सरकार इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। कुछ ठोस मतलब आप कहिए कि जब विजय चौधरी क्या करते हैं शिक्षा मंत्री, तो वो बयान दे रहे थे कि यहाँ अब शुरू होगा, अब शुरू होगा, लेकिन एक लंबा समय हो गया है। आप लोगों की क्या सबसे बड़ी समस्या इसको लेकर लग रही है? आप लोग क्या मांग आप सरकार से करते हैं कि किस तरीके से इस दिशा में अपने कदम को आगे बढ़ाया जाए? सबसे पहले तो जी बिहार झारखंड न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद भैया कि आपने इस प्लेटफॉर्म पर कहीं ना कहीं शिक्षक अभ्यर्थियों का आवाज उठा रहे हैं। और हमारे साथ जो भी बने हुए हैं हमारे बड़े भाई अश्विनी पांडे जी, साथी विक्रांत जी भी, उनको भी मेरा नमस्कार। मेरा साथी नितेश पांडे जी, उनको भी मेरा नमस्कार। और मैं कहना चाहूंगा कि जो शिक्षक को पहले बात करते थे, जो विपक्ष में माननीय तेजस्वी जी बैठते थे, तो उनको दर्जन जो मंत्रीगण थे वो आते थे हमारे पंडाल में, गर्दनी बाग धरना स्थल, और एक ही बात कहते थे कि 7वीं चरण प्राथमिक विज्ञप्ति हमारी सरकार होती तो आपको इंतजार नहीं करना पड़ता। आज वही मंत्री लोग, आज वही जो मतलब पूर्व मंत्री थे, वर्तमान में भी मंत्री बने हुए हैं, और वही इस बात को भूल गए हैं, हुकूमत और हिटलरशाही दिखाने लगे हैं। जो आंकड़ा गिनाते थे कि 3.5 लाख शिक्षक को पद रिक्त है बिहार में, वही आज बोलते हैं कि हमारे पास उतना योग्य शिक्षक नहीं है। तो योग्य शिक्षक तो रोड पर है, तमाम अर्हता धारण करने के बाद, सीटेट बीटेट एग्जाम पास करने के बाद रोड पर है। अगर बोर्ड पर ले जाइएगा तो न पता चलेगा। एक आरटीआई रिपोर्ट के अनुसार मैं बता दूं, आरटीआई क्या, जो भारत सरकार का रिपोर्ट है, केवल प्राइमरी में 1 to 8 में बिहार सरकार के पास 2,73,000 प्लस रिक्तियां है। तो 2,73,000 अगर रिक्तियां है तो किसके लिए वो रखी हुई है?
बिहार के नौनिहाल बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? बिहार के सरकारी स्कूल में कौन सा नेता, कौन सा मंत्री, कौन सा विधायक, कौन सा अफसर का बच्चे पढ़ते हैं? नहीं, जो भी नौनिहाल बच्चे हैं जिनको भविष्य को लेकर के चिंता है, वो सब गरीब गुरबे के बच्चे होते हैं। और हम शिक्षक अभ्यर्थी बहुत दुखित होते हैं कि सड़क पर है, सड़क पर आकर के उनका किसी प्रकार का कोई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि सड़क से यदि हम रोड से बोर्ड पर जाएंगे तो ही अपना पहल दिखाएंगे कि हम योग्यताधारी है और शिक्षक बन करके बिहार के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं। तो बिहार बदहाल है क्योंकि जो सरकार है, मैं अभी कहीं बात नहीं कर रहा हूँ, पिछले सरकार की भी बात कर रहा हूँ, जो बीजेपी के साथ गठबंधन में थे, उस समय भी हम लोगों के केवल झांसा और निराशा लगता था, और आज भी वही है। लेकिन एक चेतावनी भी है कि हम लोग गर्दनी बाग में बने हुए हैं और तभी हटेंगे जब हमारी 7वीं चौड़ के प्राथमिक विज्ञप्ति आ जाती है, क्योंकि भैया इससे पहले भी लिखित आश्वासन मिला था और लिखित पर ये लोग कायम नहीं रहे। तो एक कहावत है भोजपुरी में कि दूध से जला, जब दूध से मुंह जलता है तो लोग मठा भी फूक करके पीते हैं। तो सिस्टम इतना मतलब गलत है कि क्या कहें। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन में लिखा गया था, लेकिन यहाँ पर नियमावली का हवाला देते हुए रोज केवल कानून पेची पड़ी जाती है कि बहुत जल्द, शीघ्र, अति शीघ्र, ये सब चीज से हम लोग पढ़े हैं और सुनना भी नहीं चाहते हैं। आपकी कौन सा नियमावली है? बीरबल का खिचड़ी अभी तक पक नहीं रही है। हांडी ऊपर है और आग नीचे है, या तो हांडी के नीचे लाइए या आग के ऊपर ले जाइए तो खिचड़ी पक जाएगी। लेकिन आप अगर इस तरफ से शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ बर्ताव करेंगे तो बिहार की बदहाल और बदतर स्थिति दिन प्रतिदिन जाएगी, क्योंकि यहाँ जो नौनिहाल बच्चों का भविष्य है वो दिन पर दिन बिगड़ती जाएगी। जो रोड पर बैठे हुए हैं तमाम वार्ता धारण किए हुए शिक्षक अभ्यर्थी, उन्हें बोर्ड पर बैठने के लिए पहल कीजिए। इन्हीं बातों को मैं आपके सामने रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपके राज्य में पले बढ़े और पढ़े लोग हम लोग हैं, तो कहीं ना कहीं हमें हमारी हक के हिसाब से शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो 7वीं चौड़ प्राथमिक विज्ञप्ति नोटिफिकेशन जारी कीजिए। अब बिल्कुल सही आपने कहा मिकू पाल जी, आपकी जो बात है वो जाहिर तौर पे उसमें आपका जो दर्द है साफ तौर पे झलक रहा है कि किस तरीके से लंबे समय से जो शिक्षक अभ्यर्थी अपनी मांग को बार बार लोग मांग कर रहे हैं, सरकार के सामने रख रहे हैं, लेकिन मौजूदा समय में ये सिर्फ चुनावी मुद्दा बन के दिख रहा है कि जब भी जो विपक्ष में होता है वो सरकार को घेरने के लिए इस तरह के मुद्दे उठाता रहता है। लेकिन तमाम लोगों ने अपनी बात रखी। नितेश पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी अभ्यर्थी हैं। नितेश जी, जो बात अश्विनी जी कह रहे थे, जो बात मिकू पाल जी कह रहे थे, आपको क्या लगता है कि जब हम सत्ता में नहीं होते हैं तो हम सिर्फ बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जो बदहाल स्थिति शिक्षक अभ्यर्थियों की लगातार हम सामने देख रहे हैं, लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, पटना से लेकर तमाम जिलों में इसको लेकर मांग उठाई जा रही है, तमाम जगहों पे जो सरकारी महकमे हैं वहां पे जाकर अपनी बात रखी जा रही है, उसके बावजूद भी जिस तरीके से शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो जो तमाम कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, तमाम कानूनी पेच की बात की जाती है, आखिर क्यों, मतलब सरकार को क्यों, क्या लग रहा है कि आखिर शिक्षक अभ्यर्थियों का जो दर्द है वो सरकार क्यों नहीं समझ रही है? बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, प्रणाम है, और पूरे जी बिहार के टीम को हम सहृदय धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी बात को प्रमुखता से उठाया है और आगे भी उठा रहे हैं। और साथ ही पैनल में हमारे बड़े भाई अश्विनी पांडे जी और मिकू पाल जी को भी नमस्कार है। और मैं कहूं इस जी बिहार टीम के जो पटल है, जी बिहार का पटल है, उसके माध्यम से ये बात मैं रखना चाहता हूं कि हमारे जो बिहार का शिक्षा व्यवस्था है इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। और शिक्षा व्यवस्था यानी कि शिक्षक, बिना शिक्षक के शिक्षा मिल नहीं सकता है, और उसी पर कुछ नहीं हो रहा है अभी यहाँ पे। कारण ये है कि हर चीज में, कहीं भी स्कूल में चले जाइए, स्कूलों की बिल्डिंग तो मतलब बन गई है लेकिन वहां पर शिक्षक मौजूद नहीं है, क्योंकि आंकड़े ही नहीं वहां पर दिख भी रहा है। ये चीज हम लोग देख भी रहे हैं, तमाम मीडिया बंधु दिखा रहे हैं कि शिक्षकों की कमी है। और हम लोग अहर्ता धारण करके 4 साल होने को हैं, हम लोग रोड पर हैं बैठे हुए, हमारी बातों को नहीं सुना जाता है। और एक तरफ हमारे शिक्षा मंत्री जी के बयानों को अगर हम लोग उठा लें तो समझिए ये बात कि उनसे शिक्षा व्यवस्था पर एक शब्द नहीं निकलता है। तो बताइए, शिक्षा मंत्री जी हमारे बिल्कुल। नितेश जी, हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र जी भी जुड़ गए हैं, हम उनके पास भी आएंगे, लेकिन एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जब हम लगातार बहाली की मांग कर रहे हैं, आप लोग लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, हमने लंबे समय से आप लोगों को देखा है कि किस तरीके से आप लोग सड़कों पर बैठ के रात रात बैठे रहते हैं, तमाम समस्या करते हुए आप जिस तरह से प्रदर्शन करते हैं, अपनी मांग उठाते हैं। क्या कठिनाई आप लोगों को झेलनी पड़े? इतने लंबे समय से आंदोलन चल रहा है, क्या कठिनाई, आप अभ्यर्थी हैं, आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वो जैसा हमको समझाएं आप।
उसके बाद हम शैलेंद्र जी के पास आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए हम लोग अपने घर से 200 किलोमीटर दूर से हैं, हालांकि मैं तो उतना दूर से नहीं हूँ, फिर भी मेरा घर यहाँ पटना से 135 किलोमीटर दूर पड़ता है। वहां से मैं 2 तारीख से ही पटना में हूँ। अब समझ सकते हैं कि इतनी ठंड बढ़ गई है पटना में, डेंगू फैला हुआ है पटना में, उसके बावजूद हम लोग पटना में कैसे गुजर बसर कर रहे हैं। एक टाइम खाना खाते हैं सर हम लोग, एक टाइम, वास्तविकता है। अभी हम आधे घंटे पहले खाना खाए, सुबह से खाना नहीं खाए थे सर, आधे घंटे पहले खाना खाएं, क्योंकि हमें आर्थिक भी देखना है, स्थिति देखना है, मानसिक तो हम लोग पहले से ही मतलब एकदम विवश हो चुके हैं, मानसिक हम लोग बिगड़ चुके हैं। मानसिक संतुलन अगर आप कहेंगे तो बिल्कुल सही नहीं है, बहुत फ्रस्ट्रेट हम लोग रह रहे हैं आजकल। कारण ये है कि सर अब उस उम्र के दौर में पहुंच चुके हैं हम लोग कि हम लोग 2 रुपया कमाएं और अपने माँ बाप को अपने नाम से पहचान में दिलाएं। कोई कहे, कभी होता था ऐसा कि ये उनका बेटा है, लेकिन अब हमारी वैसी पहचान होनी चाहिए कि कोई कहे कि ये उनके पिताजी हैं। उस पहचान के लिए हम मर रहे हैं सर, और ये दर्द हमारे अंदर है, और इस दर्द को लेकर हम पटना में, किसी का सर शौक नहीं होता है, किसी का शौक नहीं होता है कि अपने घर परिवार को छोड़ करके बिना रुपयों पैसों के लिए, अगर होता ऐसा कि हम रुपया कमाने के लिए पटना में हैं तो चलिए कुछ हद तक ठीक रहता, लेकिन हम सारा चीज पढ़ाई, मैट्रिक पास कर गए, इंटर पास कर गए, ग्रेजुएशन कर गए, प्रशिक्षण प्राप्त कर लिए, पत्रता परीक्षा पास कर लिए, इतना होने के बावजूद सर फिर भी हम एक नौकरी की तलाश में घूम रहे हैं। मतलब आखिर हम लोग कौन सा गुनाह कर दिए हैं? बिहार में हम लोग पल गए, मतलब जन्म लिए हैं, यानी कि हम लोग बहुत बड़ा गुनाह कर दिए हैं सर। ये दर्द अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। हमारे एक और पॉलिटिकल मतलब देखे रास्ता तो कभी एनडीए की सरकार रहती है, कभी महागठबंधन की, पक्ष विपक्ष हरदम रहता है। हमारा बात कोई बोलता है कि आप विपक्ष के पास क्यों जाते हैं, मैं उसका भी जवाब दे दूंगा सर, समय माफी चाहूंगा ज्यादा लूंगा तो। देखिए मरता क्या नहीं करता सर, अगर हमारी बात विपक्ष नहीं सुन रही है तो हम विपक्ष के पास जाएंगे ही, ताकि हमारी बात को सुना सके, आवाज बन सके, क्योंकि हम उस स्थिति में नहीं है, इतने मजबूत स्थिति में नहीं है कि हम अपनी बातों को जोरदार तरीके से, क्योंकि जितना जोरदार तरीके से पहुंचाना था, आज तक का सबसे बड़ा शिक्षक आंदोलन हम लोगों ने 22 अगस्त को करके दिखाया। अगर इतना बड़ा शिक्षक आंदोलन अगर कहीं दूसरे राज्य में हुआ रहता तो मतलब अब तक वैकेंसी निकल गई होती, लेकिन 22 अगस्त के बाद 2 महीने बीत चुके सर, लेकिन अभी तक नियमावली तक तैयार नहीं हुई है। लेकिन एक बात मैं बता दूं सर कि नियमावली तैयार हो चुकी है, ऑनलाइन पोर्टल तैयार हो चुका है, हर कुछ हो चुका है सर, हर चीज हम लोग को भी जानकारी रहता है सर। हम लोग भी पटना के ऑफिसों में, दफ्तरों में सर बहुत सारे चक्कर लगाए हैं, सारा जानकारी है, लेकिन हम लोग को बरगलाया जाता है कि नियमावली पर संशोधन हो रहा है ताकि आगे दिक्कत नहीं हो। तो दिक्कत तो सर आप कर रहे हैं। अगर सीटेट का जो एग्जाम होने वाला है हो जाता है और जिनका प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हुआ है तो जाकर के कोर्ट में केस कर देंगे कि हम प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हुआ है, मेरा 4 महीना बाद प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट मिलेगा, आप सीटेट का एग्जाम हम पास कर गए हैं, आप स्टे लगाइए बहाली पर। तो सर बताइए हम कहाँ जाएंगे फिर तो 3 साल चलेगा कोर्ट केस। बिल्कुल तो हम करें तो क्या करें? बिल्कुल नितेश जी, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी रविंद्र जी जुड़ गए हैं। रविंद्र आपका स्वागत है, लेकिन एक सवाल मैं चैलेंज से पहले ले लूं, उसके बाद आप कैरी ऑन कीजिएगा रविंद्र। शैलेंद्र जी, आपने तमाम लोगों की बातें सुनी, मीटू की बात सुनी, आपने नीतीश की बात सुनी, इनका दर्द, इनकी जो पीड़ा है वो साफ इनकी बातों पर झलक रही है कि जिस तरीके से बता रहे हैं कि अपनी एज का हवाला दे रहे हैं, अपने आर्थिक स्थिति का हवाला दे रहे हैं। आप लंबे समय आपने तमाम आंदोलनों को कवर किया है, जो शिक्षक अभ्यर्थियों का आंदोलन हुआ है, आपने अपने आंखों से देखा है। आप बताइए कहाँ अपनी अड़चन आ रही है? क्या इसे राजनीतिक मुद्दा बन के रह गया है कि जो भी वोट पाना होता है इस तरह की बातें होती है? इन अभ्यर्थियों का दर्द सरकार को क्यों नहीं दिखता है? हम लंबे लंबे दावे तो करते हैं कि 10 लाख नौकरी देंगे, 20 लाख नौकरी देंगे, हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो सिर्फ क्यों एक बयान बन के रह जाता है? इनका जो पीड़ा है शैलेंद्र, इनकी जो दुख है उसको क्यों सरकार नहीं समझ रही और कहाँ पे अड़चन आ रही है? देखिए, अड़चन की बात यह है कि सरकार को तो नौकरी देना ही है, शिक्षकों को नौकरी देना है। लगभग 3.5 लाख नौकरी देने की बात जो है शिक्षा मंत्री वो कह रहे हैं कि हम 3.5 लाख बहाली को शिक्षा विभाग में करेंगे, क्योंकि 20 लाख बहाली की बात जो है रोजगार और नौकरी देने की बात जो बिहार की महागठबंधन सरकार है वो कर रही है, और इसमें इन शिक्षकों का सबसे बड़ा हिस्सा होने वाला है। लेकिन सवाल वही है कि 22 अगस्त और तमाम तरह की परेशानियां हुई और उसके बाद
बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी कुछ दिन पहले ही कि जल्दी से जल्दी हम कहेंगे कि ये बहाली करवा लीजिए। जो शिक्षा मंत्री वहां मौजूद थे और उसके बाद भी शिक्षा मंत्री की ओर से एक बयान आता है कि ज्यादा बहाली होनी ही, बड़े पैमाने बहाली होनी है, महीनों का समय लग सकता है। तो अब इस चीज को समझना होगा कि आखिर सरकार किस स्थिति और परिस्थिति में है, क्योंकि साफ तौर पर शिक्षा विभाग की ओर से तैयारियां की जा रही हैं और जो कहा जा रहा है ये हमको लगता है कि आने वाले समय में ये चीजें होंगी। लेकिन एक चीज और हम कहना चाहेंगे, क्योंकि हमारे साथ तमाम शिक्षक जो अभ्यर्थी हैं वो जुड़े हुए हैं। हमने शिक्षा का आंदोलन देखा है, 22 अगस्त का भी देखा है, सितंबर में भी देखा है और अक्टूबर में और नवंबर चल रहा है। अभी ये लोग अपनी मांग पर एक तरह से कहा जाए अड़े हुए हैं, अनशन कर रहे हैं। लेकिन सरकार की ओर से जो चीज किया जाना है वो हो नहीं पाया है। अब ये क्यों नहीं हो पाया इसका जवाब तो सरकार दे सकती है, लेकिन इससे पहले के जो शिक्षा मंत्री थे विजय चौधरी, उन्होंने कहा था कि हम सितंबर से 7वें चरण की बहाली शुरू कर देंगे। यानी सितंबर महीना निकल गया, सितंबर निकल गया, अक्टूबर निकल गया और नवंबर भी अब निकलने वाला है। तो ये कह सकते हैं कि जो चीजें हो रही हैं या तो इसको बड़ा बनाने की कोशिश हो रही है कि बड़े पैमाने में भर्ती की जाए, ज्यादा शिक्षकों की भर्ती की जाए, एक चीज ये हो सकती है। और दूसरी चीज ये है कि जो तमाम तरह की अड़चने, क्योंकि इससे पहले 1,22,000 की वैकेंसी निकली थी, लेकिन उसमें 69,000 पोस्ट जो है पद वो खाली रह गए। यानी कि कुछ संशोधन होने हैं कि किस तरह से शिक्षकों की बहाली हो, कौन शिक्षक नियोजन की इकाई हो और किस तरह की चीजें आगे हो, ताकि अभ्यर्थियों को ज्यादा परेशानी नहीं हो। तो हो सकता है कि सरकार स्तर पर मंथन चल रहा हो, लेकिन चीजों को खुल के अगर बताया जाए, खुल के कहा जाए, केवल इतना न कहा जाए कि महीनों लगेंगे, बड़ी बहाली है, तो शायद ज्यादा स्थित रहेगी और जो हमारे साथ शिक्षक अभ्यर्थी हैं इन चीजों को समझ पाएंगे। बिल्कुल, हमारे साथ रविंद्र भी जुड़े हुए हैं। रविंद्र अगर कोई सवाल पूछना चाहे, हमारे जो पैनल में लोग जुड़े हैं, तो रविंद्र आप पूछ सकते हैं। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया पल्लव आपका। और मैं सभी हमारे मेहमानों का स्वागत एक बार फिर से करना चाहूँगा। अविनाश जी, जब शैलेंद्र जी कुछ सवाल कर रहे थे, अपनी बातें रख रहे थे इनफैक्ट, तो यहाँ पर आप बात रेज़ कर रहे थे, तो मैं चाहूँगा कि अश्विनी जी आप अपनी बात रखें जो शैलेंद्र जी ने कही, उसके बाद फिर मैं सवाल पे आता हूँ आपसे। जी, मुझे ये कहना है कि सरकार में बैठे हुए लोग कभी भी अनएम्प्लॉयड जो लड़के होते हैं, जो बेरोजगार लोग होते हैं, उनके हिसाब से सोच के देखें कितना मुश्किल है। पहली बार बिहार में जो बीटेट हुआ था 2011 में हुआ था, उस समय के लोग भी आज तक बाकी हैं। बताइए कितने साल हुए? तो कितना धैर्य का परीक्षा किसी का लीजिएगा। आप जो पॉलिटिकल लोग हैं वो तो कोविड में भी अपना चुनाव करा लेते हैं। पेशेंस का एक हद होता है ना, कितने लोग पेशेंस। और दूसरा टेक्निकल पहलू ये है कि केवल सारा एबिलिटी लोगों के पास है। ये लोग मैट्रिक पास है, इंटर पास है, ग्रेजुएट हैं, टीचर्स ट्रेनिंग किए हुए हैं, कुछ लोग पीएचडी हैं, पीजी किए हुए हैं, सारा एलिजिबिलिटी है। लेकिन आप जो एग्जाम पास किए हैं सीटेट या बीटेट, वो आपका अंतिम ये नहीं है। आपका अगर उम्र खत्म हो गया इस दौरान तो आप हो गए बाहर। तो इसलिए ये अभ्यर्थी लोग परेशान हैं और सरकार जो है दिन ब दिन अपनी क्रेडिबिलिटी खोते जा रही है। जैसे अभी एक अभ्यर्थी ने बताया कि रिटेन में मिला हुआ था कि हाँ बहाली की प्रक्रिया फलना तारीख से शुरू हो जाएगी। क्यों नहीं शुरू हुई? एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सबसे बड़े अधिकारी होते हैं विभाग के, अगर उनका पत्र जारी होता है। वैसे ही मैं नियोजित शिक्षकों के पक्ष में कहना चाहता हूं कि राज्यपाल के सचिवालय से आदेश जारी हो गया, अध्यादेश जारी हो गया कि बिहार के नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफर होगा। 3 साल 2 साल से उसको टाल के रखा गया है कि कब तक ऑनलाइन पोर्टल वगैरह वगैरह के नाम पे, नियमावली के नाम पे लोगों के धैर्य की परीक्षा ली जाएगी। ये सरासर गलत है और ये लोग मतलब समझे कि कितना मुश्किल है यहाँ पढ़ाना और यहाँ बतौर शिक्षक नियुक्त होना। दोनों में बहुत समस्या है। मैं अगर निक्कू जी आपका सही से नाम ले पा रहा हूं तो सवाल मेरा आपसे है, और वो ये कि हम लगातार देख रहे हैं कि बहाली होती है, वैकेंसीज आती हैं, फिर उसके बाद कई तरह की अड़चन आती है, वायदा होता है कि फलां तारीख से शुरू हो जाएगी प्रक्रिया, तब तक खत्म कर ली जाएगी। बिल्कुल ईमानदारी से आपसे समझना चाहेंगे, हालांकि कोई हमारे पास सरकारी पक्ष से हम कोशिश करेंगे कि आगे भी जब इस तरह की चर्चा होगी कि जोड़ेंगे लोगों को। क्या वाकई में आपको लगता है कि कोई भी सरकार हो, कोई भी गठबंधन हो, ये
बेरोजगारी दूर करने के लिए, रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए इस तरह की नियुक्तियां लेकर आती है, बहाली लेकर आती है, या फिर कहीं ना कहीं राजनीतिक एजेंडा इसके पीछे होता है? क्योंकि जब तक नीयत साफ नहीं होगी ना, तब तक आप उस पर कारगर तरीके से कदम नहीं उठा सकते। निकू जी, आप इसका जवाब दीजिएगा। बताइए, आपको क्या लगता है अभी तक जो भी प्रक्रियाएं, चाहे छठे चरण की हो नियोजन की, या इससे पहले 5वें चरण की थी, या आगामी 7वें चरण की नियोजन की प्रक्रिया हो, आप कैसे इसको देखते हैं? बिल्कुल सर, आपने सही कहा कि राजनीतिक स्वार्थ है इसमें। राजनीतिक मुद्दा को हाईलाइट करने के लिए, आगे दिखाने के लिए चुनाव में बहाली के लिए लटकाया जाता है, वैकेंसी दे दी जाती है। बाकी अगर उनकी सरकार आती है तो आगे प्रक्रिया को बढ़ाई जाएगी। बहुत सारे सर ऐसी चीजें हैं। मैं कहना चाहूंगा कि जब आईएएस अधिकारी को रिटेन फेल हो जाता है, लिखित पत्र, तो आप समझ सकते हैं कि आईएएस अधिकारी को चलाने वाले यही नेता है ना, जो अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्री बने हुए हैं। कल विपक्ष में थे और उनका एक पावर था एक केवल विधायक का, मानिए। तो जो विधायक थे तो सदन में उनका ही सवाल था कि 3.5 लाख शिक्षकों का पद रिक्ति है, कब भरिएगा? माननीय विजय कुमार चौधरी जी उस समय शिक्षा मंत्री जी थे और उनसे ही उनका सवाल था। उनका लिखित जवाब उसमें आया कि बहुत जल्द हम लोग भरने वाले हैं। तब तक ये गर्दनी बाग में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे और विपक्ष के लगभग 1 दर्जन पूरे मंत्री और विधायक आए हुए थे सर। रितु जायसवाल जी प्रवक्ता के रूप में आए थे, मृत्युंजय तिवारी जी प्रवक्ता के रूप में आए हुए थे, चित्ररंजन गगन जी प्रवक्ता के रूप में आए हुए थे और सभी लोगों ने कहा कि हमारी सरकार रहती तो हम अभी ही जारी कर देते आप लोगों को। आप चित्ररंजन गगन जी का ट्विटर हैंडल देख सकते हैं सर, पीछे का, कि जितने भी होगी सारी ट्विटर हैंडल उनको केवल शिक्षक अभ्यर्थियों का हक में था। लेकिन सत्ता मिलते ही कहीं ना कहीं एक नशा छा जाती है और लोग भूल जाते हैं। तो बता दिया जाए कि कहीं ना कहीं शिक्षा पर सबका जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे वंचित रखना कहीं ना कहीं बिहार का दुर्भाग्य है। तो बिहार के सरकारी स्कूल में सब गरीब गुरबे के बच्चे पढ़ते हैं, जो मतलब मजदूरी करते हैं, जिनके पिताजी कर्ज महाजन लेकर के पढ़ाया जाता है। कोई नेता, कोई अफसर का बेटा पढ़ता है सर? नहीं। इसलिए बिहार को समीक्षा करने में इतनी समय लगती है। और कौन सा नियमावली है सर, हम लोगों को लेकर के चलिए ना, ऑनलाइन, सेंट्रलाइज, डोमिसाइल, ये तो बहुत पहले के बनी हुई है और मैं सचिवालय का दौरा खुद करता हूँ। 3.5 वर्ष हो गया, 3.5 वर्ष से सचिवालय का दौरा करते 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 सर स्थिति यह है कि अभी भी हम लोग सड़क पर हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि मैं रवि सर और दीपक सर, जो शिक्षा विभाग के अपर सचिव है, उनसे जब भी मिला हूं तो इस बार दीपक सर और रवि सर बोले कि हमारे यहाँ सारी चीजें, नियम नियमावली रेडी है, केवल कैबिनेट पर मुहर लगना बाकी है। और दूसरी चीज कि मंत्री जी का हरी झंडी मिलेगी तो हम विज्ञप्ति दे देंगे, हमारे हाथ में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं चुनावी बलि चढ़ाने के लिए हम अभ्यर्थी ही उनको मिले हैं और चुनावी एजेंडा बनाया जा रहा है हम अभ्यर्थियों को। और जो हमारे सर अभी कह रहे थे, सर 1 मिनट सर, जो हमारे सर अभी कह रहे थे कि 3.5 लाख बहाली है, समय लगेगी, तो हम उनसे कहना चाहेंगे आपके पास जितना योग्य अभ्यर्थी है, जो सीटेड बीटेड पास है, पहले दीजिए उतना ही ना। आप 4 रुपया खर्च नहीं कीजिएगा तो 14 रुपया का हम दिलासा दिलाइएगा तो हमारा पेट भर जाएगा। आपके पास 4 अभ्यर्थी पास है, 4 ही के दीजिए, कहीं 14 के लिए आप रखे हुए हैं, जितना है उतना ही दीजिए ना। ये तो गलत बात है। अगर 4 का नहीं होता है और 14 का दिलासा दीजिएगा तो साहब बेरोजगार है, हम लोग किस प्रकार से सहन करेंगे? अच्छा पल्लव, मैं अब चूंकि इससे पहले आपने भी सवाल किए और चूंकि मैं बाद में जुड़ा हूं, बाकी कुछ बातें पहले भी हुई होंगी, लेकिन आपसे भी जानना चाहूंगा क्योंकि लगातार जी बिहार झारखंड की हमारी वेबसाइट में जिसकी देखरेख आप करते हैं, लगातार खबरों को एक एक को बारीकी से समझते हैं। बेरोजगारी और रोजगार से संबंधित कई सारी खबरें भी आप वहां पे करते हैं, कमेंट्स भी वहां पे आते हैं, शेयर कितनी होती है, पता चलता है कि किस तरह का मूड वहां पर है। मैं समझना यही चाह रहा हूं, जो मैंने पहले यहाँ मिकू जी से भी सवाल किया कि ये क्या वाकई एक राजनीतिक तौर पर बहाली की जाती है। सवाल मेरा ये है कि लॉलीपॉप दे दी जाती है, शिगुफा छोड़ दिया जाता है और फिर उसको टालते रहते हैं। हम इस बात को समझते हैं कि हाँ, संसाधन कम है, सोर्सेज कम है, बजट में धन का प्रावधान भी आपको करना पड़ता है, केंद्र से कैसा सहयोग मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, आपको लोन अलग अलग जगहों से कैसे मिल रहे हैं, वो तमाम चीजें भी होती हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप बहाली कर लें और फिर सैलरी का इंतजार वहां पर शिक्षक करने लगे। और दूसरी तरफ हो सकता है इस पर मिकू जी और अश्विनी जी और नितेश जी को आपत्ति हो, जब चुनाव आते हैं, चुनाव के आने के दौरान जो वायदे जिन लोगों से किए होते हैं, उनके संगठन फिर सरकार के सामने उनकी वादों को याद दिलाते हैं, बताते हैं कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो एक बड़ी संख्या है जो हमसे जुड़ी हुई है, हम आपको वोट नहीं देंगे, हम आपका विरोध करेंगे, हम आपकी इस तरह की करेंगे।
तो कुल मिलाकर जो क्या राजनीतिक परिदृश्य जिस तरह से घूम रहा है, नौकरी की घोषणा से लेकर नौकरी देने की मांग करने को लेकर, एक तरह से कहें कि ब्लैकमेल का शब्द का इस्तेमाल तो नहीं करूंगा, लेकिन आप सरकार पर दबाव डालने के लिए कि जब इलेक्शन का टाइम आता है तो हम बॉयकॉट कर देंगे या ये कर देंगे, क्या इन्हीं चीजों में उलझी रहेंगी सारी की सारी प्रक्रियाएं, या वाकई में इसके लिए कोई और भी उपाय आपको नजर आता है? पल्लव, सवाल थोड़ा लंबा हुआ है, लेकिन मैं जरा समझाना चाह रहा था पूरा परिदृश्य। देखिए रविंद्र, आपने जो सवाल किया वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और देखिए तमाम अभ्यर्थी यहाँ जुड़े हुए थे। अब उन्होंने अपना दर्द बयां किया, उन्होंने अपनी समस्याएं बताई कि किन कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ा है। कोई 3 साल से, कोई 3.5 साल से लगातार पटना से लेकर सचिवालय का चक्कर लगा रहा है, अपनी पीड़ा बता रहा है और अपना हक मांग रहा है। मतलब देखिए अश्विनी जी ने एकदम सही बात कही कि जो भी पैरामीटर्स हैं, 10th 12th ग्रेजुएशन, बीटेड सीटेड, जो भी तमाम पैरामीटर्स है, ये सब कुछ पास करके अपनी मांग मान रहे हैं। मतलब अगर ये कह रहे हैं कि जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वो उनको आश्वासन दे रहे हैं कि तमाम चीजें पूरी हो गई हैं, बस कैबिनेट से मुहर लग जाए, तो इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए अगर हमारे आप देश की जनसंख्या देखें तो 18 से जो 35 के बीच का जो संख्या है वो सबसे बड़ी है। और उसमें आज के दौर में आप देखिए नौकरी इतनी बड़ी समस्या है जिसका हर राज्य में जाइए, हर चुनाव में जाइए आप, मतलब लोकल इलेक्शन से लेके आप जनरल इलेक्शन तक जाइए, हर व्यक्ति इस चीज को जरूर इन्वॉल्व करता है अपने मैनिफेस्टो में रविंद्र, कि वो नौकरी देगा। कोई 10,000, कोई 20,000, अगर आप लोकल लेवल पे जाइए, लाख, 2 लाख, 10 लाख, करोड़ तक बात होती है। लेकिन कौन इस पे कितना खरा उतरता है? क्योंकि देखिए सबको पता है कि अगर युवा वोट उनको मिल जाएगा तो उनकी तमाम समस्याओं का, वो जो सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं, वो उनके लिए बहुत आसान चीजें होंगी। फिर उसको तमाम पैरामीटर्स में, तमाम कानूनी पेच में उसको घसीटते रहेंगे। फिर उसमें तमाम आरक्षण की बात आएगी, फिर उसमें कोर्ट की बात आएगी, तो उसको वो करते रहते हैं। उनको अपने चुनावी वादे में ऐसा लोगों को वो मतलब घुमा के रखते हैं रविंद्र, कि कहीं ना कहीं जो ये उनके मुद्दे हैं, आप देखिए इतने लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। चंद्रशेखर जी ने इसका सवाल उठाया था जब विपक्ष में थे। आज वो शिक्षा मंत्री हैं, आज वो उसके आंख मूंद करके बैठे हुए हैं, आज उनका उस पर कोई बयान नहीं आ रहा है, आज उस पर कोई बातें नहीं कर रहे हैं। और विजय चौधरी जी ने उस समय ये वादा कर दिया था कि सितंबर के महीने में ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जब खुद तेजस्वी यादव, आपको याद होगा कि पटना में वो पहुंचते हैं, छात्रों के बीच पहुंचते हैं और उनकी बातें सुनते हैं और लोगों को फोन करते हैं, तब जब इतने लंबे समय से वो बातें कर रहे थे कि इनको इनका हक मिलना चाहिए, तमाम प्रवक्ताओं की ये लोग बात कर रहे हैं, तो आप ये समझिए कि सिर्फ एक चुनावी मुद्दा ही बन के रह जाता है। कितना अमल में आता है? लोग 10 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं, करोड़ नौकरी की बात कर, कहाँ मिल पा रहा है? इनकी जो पीड़ा है या जो इनका हक है वो इनको इसलिए नहीं मिल पाता, क्योंकि मुझे ये भी लगता है कई बार कि जो इनके आंदोलन की प्रक्रिया होती है वो शायद चुनाव के टाइम में, अगर चुनाव से 6 महीने या साल भर पहले उसको प्रमुख रूप से अगर ये उठाएं, ये या ये जो आपने कहा कि बाइकआउट कर देंगे। हम तमाम जगहों पे सुनते हैं कि अगर गांव में विकास नहीं हुआ, इस मोहल्ले में विकास नहीं हुआ, तो वहां के लोग सामूहिक रूप से घोषणा कर देते हैं कि हम बाइकआउट कर देंगे, हम मतदान में नहीं जाएंगे। तो उसका असर हमने कई बार देखा है। और कई बार ऐसा भी होता है इन मुद्दों को बैंक में जमा करके राजनीतिक दल के जो नुमाइंदे हैं वो रखे रहते हैं। वो सोचते हैं कब इस मुद्दे को हिट करना है, कब इस मुद्दे का हमें अधिक लाभ मिल पाएगा, तब हम देख आप देखिए झारखंड में देखिए जो स्थायी नीति की बात हो रही है, सब 32 की बात हो रही है, वो इतने लंबे समय से मुद्दा पड़ा हुआ है ना। लेकिन जब इस तरह की बातें सामने आई कि अब सरकार को लेकर अब शायद संकट आ सकता है, जो राज्यपाल की स्थिति है, उस मुद्दे को लाया गया। इस पे बीजेपी भी पॉलिटिक्स करती थी, जेएमएम भी पॉलिटिक्स करती थी, आजसू भी पॉलिटिक्स करती थी। तो ऐसे अब इस मुद्दे को देखिए, तो पॉलिटिकल मुद्दा उनको कुछ न कुछ बनाने के लिए, उसमें उलझाने के लिए राजनीतिक दल इस चीज में बहुत माहिर होते हैं रविंद्र, और वो चीज को बहुत भली भाली समझते हैं कि किस मुद्दे को किस समय हिट करके उसका लाभ लेना है। नितेश, सवाल आपसे है मेरा। जो मौजूदा प्रक्रिया है शिक्षक बहाली की बिहार में, क्या आप उसको सही मानते हैं या उसमें बदलाव किया जाना चाहिए? तो किस तरह का बदलाव किया जाना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर लगातार बात उठी है कि भाई सबको पता है कि 5 साल में चुनाव होने हैं, सबको पता है कि अगर आप मंत्री या मुख्यमंत्री बनते हैं और अगर आप सदन के किसी भी सदस्य नहीं होते हैं तो 6 महीने के अंदर आपको चुनाव लड़ना होता है। तो वो सारी चीजें फिक्स है, वो सारी चीजें तय हैं, लेकिन नियुक्ति की प्रक्रिया का कोई फिक्स पीरियड नहीं है। इस लिहाज से मैं जानना चाहूंगा, क्या कोई देश में ऐसा आदर्श राज्य है जहां पर नियुक्ति की प्रक्रिया सही तरीके से चल रही है और नियुक्ति की प्रक्रिया खासतौर पर शिक्षक बहाली में उसको अपनाया जाना चाहिए, उसकी मांग रखनी चाहिए? खैर, मौजूदा जो स्थिति चल रही है वो चल रही है, लेकिन आगे जो कष्ट आप लोग झेल रहे हैं वो और किसी को ना झेलना पड़े, इसको लेकर आप क्या कहेंगे नितेश?
बिल्कुल सर, हम एक दो चीज बताना चाहेंगे। पहली चीज तो आपने जो पूछा कि मौजूदा जो प्रक्रिया है बिहार में शिक्षक बहाली का, उसमें कोई बदलाव होना चाहिए या नहीं। बिल्कुल होना चाहिए। और जो नियमावली हम लोग के समक्ष आया था, कुछ बातें सूत्रों के हिसाब से निकल के आई थी बाहर, बहुत सारे माध्यम के हिसाब से, जिसमें इस चीजों को दूर कर दिया गया था। जैसे हर नियोजन में दौड़ दौड़ के फॉर्म भरना होता था, या फिर जाकर के काउंसलिंग करवाना होता था, इन सारी चीजों को, या फिर डेमोसाइल था, ये सब चीजों को दूर कर हाँ, लिया हर गया जिले है में इस मतलब नए घूमना पड़ता नियमावली था, में। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, जिले में नहीं, ब्लॉक ब्लॉक और पंचायत में भी घूमना पड़ता था। तो इन सारे चीजों को इस नई वाली नियमावली में दूर कर लिया गया है। और ऑनलाइन सेंट्रलाइज का मतलब ये होता है कि ऑनलाइन बहाली मतलब है फॉर्म भरवाएंगे, और सेंट्रलाइज यानी कि सचिवालय स्तर से हम लोग बनाएंगे ये कि एक सीट एक व्यक्ति को बुक कर देंगे डायरेक्ट, यहीं से दौड़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है। दूसरा चीज, आपने कहा कैलेंडर की बात। देखिए, दूसरे राज्य में हमको क्या जाना, अभी बीपीएससी का मामला देख लीजिए बिहार में। पहले बीपीएससी का कैलेंडर इतना गड़बड़ था कि मतलब कब परीक्षा होगा, कब फॉर्म भरेगा, कोई मतलब डेट निर्धारित नहीं था। लेकिन अभी जो शेड्यूल जारी हुआ है, एक कैलेंडर जारी हुआ है, भले 2-4 दिन लेट होता है, चलता है सर, मानते हैं, बट कुछ तो सुधार हुआ उससे, कैलेंडर जारी करने से। तो क्या उसी प्रकार ऐसा नहीं हो सकता है कि शिक्षक बहाली के लिए कैलेंडर जारी कर दिया जाए बिहार में भी, और उसको जो कैलेंडर के हिसाब से 2-4-10 दिन आगे पीछे होता है उतना तो चल सकता है, आप उसी प्रकार से करते रहें, तो उस प्रकार से तो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया सुधर सकती है। और हम लोग समय पर, अगर आप कैलेंडर जारी करेंगे और ऑनलाइन अगर फॉर्म भराता है, सेंट्रलाइज तरीके से बहाली होती है, तो उसमें समय भी नहीं लगेगा, ये तो एकदम आराम से मामला हो जाएगा। मतलब बहुत ही छोटी चीज है ये, इसको बड़ा चीज हम नहीं मानते हैं सर। क्योंकि जो पिछली सरकार थी उसमें ही हम लोगों ने देखा, हम लोग खुद, हम शिक्षक अभ्यर्थी बताते हैं सर कि हम लोग पूरे बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी बीओ और डीओ ऑफिस में दौड़ दौड़ के रिक्तियां बनवाकर जल्दी जल्दी भिजवाए हैं। समझिए कहां तक नौबत आ गई थी कि हम लोग नहीं चाहते थे कि बहाली प्रक्रिया लेट हो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बिहार का सरकारी व्यवस्था लचर है, कोई सुनता नहीं है एक बार में। तो हम लोग दौड़ते थे, बीओ ऑफिस दौड़ते थे, डीओ ऑफिस दौड़ते थे, वहां दौड़ दौड़ जाते थे, बोलते थे सर जल्दी से आप भेज दीजिए सर, रिक्तियां भेज दीजिए सर, रिक्ति गणना करके। और हुआ भी, सारा कुछ समय से हो गया, लेकिन मिला क्या हम लोग का, दौड़ने का फायदा क्या मिला, फिर मामला आकर वहीं लटक गया। जी, आऊंगा अश्विनी जी, आपके पास आऊंगा। हाँ अश्विनी जी, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? आपका माइक म्यूट है, माइक ऑन कर लीजिए पहले अश्विनी जी। बिहार में जो शिक्षकों का नियोजन प्रक्रिया है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि उस पे तो खैर जो अभ्यर्थी ज्योग्राफी के छात्र नहीं होंगे, वो भी अगर उनसे किसी एग्जाम में बिहार के नक्शा में किसी पंचायत प्रखंड को पूछ दिया जाए तो आंख मूंद के रख देगा, बॉल बत्ती की तरह भक भक जलता है दिमाग में। मुखिया जिलों का घर और प्रखंड प्रमुख का घर और कौन ब्लॉक कहाँ है, कौन पंचायत कहाँ है, खैर ये अलग चीज है। संशोधन की जरूरत है, इसमें सेंट्रलाइज हो, ऑनलाइन हो, लेकिन इसका भी एक तय समय सीमा होना चाहिए कि कब तक होगा। मैं शुरू से बोल रहा हूं कि 2011 में पहली बार बिहार बीटेट हुआ था, 2011 में हुआ था, उसमें से भी लोग आज तक अनएम्प्लॉयड हैं, तो समझ लीजिए कि कितना समय लगा है। और एक चीज और है, सरकारें किसी की रही हो, शिक्षा के साथ ये लोग न्याय नहीं करते हैं, सारा प्रयोग शिक्षा और शिक्षकों पे ही करते हैं, क्योंकि किसी को जाति की राजनीति करनी है, किसी को धर्म की राजनीति करनी है, तो ये सारे चीजें होती रहती हैं। जो विपक्ष में रहता है उसके लिए हम शिक्षक हो या शिक्षक अभ्यर्थी हो प्यारे रहते हैं, जैसे ही चुनाव बीत जाता है, सत्ता में आ जाते हैं, हम लोगों को भूल जाते हैं। इससे पहले बीजेपी वाले हम लोगों को राजद का एजेंट बताते थे, अब शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि हम लोग बीजेपी के एजेंट हैं, तो हम लोग क्या है हम लोग को खुद नहीं पता। अपनी हक की बात करिएगा तो आप किसी न किसी के एजेंट बता दिए जाइएगा। होता यही रहा है आज तक कि महागठबंधन की सरकार आएगी तो योजनाओं का नाम कर्पूरी ठाकुर और जयप्रकाश नारायण के नाम पर रखा जाएगा, इनकी और एनडीए की सरकार आएगी तो दीनदयाल उपाध्याय और फलना चिलना के नाम पे रखेंगे। ये लोग नीतियां वही रहती है, ना रोजगार मिल रहा है लोगों को, जो रोजगार में है, जैसे जो शिक्षक बिहार के शिक्षक उनको समय से वेतन नहीं मिल रहा है, उनको जो है ट्रांसफर नहीं मिल रहा है, रोज 10-10 शिक्षक एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं। तो शिक्षा व्यवस्था को एकदम चौपट करके रख दिया गया है। लोग कहते हैं कि योग्य शिक्षक नहीं है, तो आप बहाल किसने किया है शिक्षकों को?
जितने अभ्यर्थी हमारे हैं सड़क पे आज लाठी खा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, जितनी संख्या में वो लोग क्वालिफाई है, पास आउट है, उससे 4 गुना ज्यादा वैकेंसी है। इन लोगों को तो वेलकम करके दे देना चाहिए, लेकिन प्रक्रिया को इतना जटिल बना दिया गया है और सत्यनारायण भगवान के कथा का प्रसादी की तरह, पंजीरी की तरह किस किस में ये चरण चरण बना के बांट रहे हैं, पहली चरण, दूसरी चरण, छठी चरण और सातवीं चरण, ये क्या तरीका है? तो यही माननीय तेजस्वी यादव जी जो अभी डिप्टी सीएम है, उन्होंने कहा था कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को वेतन देने की बात आएगी, अन्य सुविधाएं देने की बात आएगी, अभ्यर्थियों को बहाली करने की बात आएगी, तो विधायकों का वेतन काटना हो, मंत्रियों का वेतन काटना हो तो हम काट देंगे। लेकिन ये सब कहने की बातें हैं। सारे नेता जो हैं सब एक मंच पे रहते हैं, 5-5 पेंशन खुद उठा रहे हैं और यहाँ लोग बहाली के लिए मार खा रहा है, ठीक है, पिटा रहा है। मैं शैलेंद्र जी आपके पास आने से पहले जरा निक्कू जी जहाँ पर अपना हाथ रेस कर रहे हैं, लगता है कुछ वो कहना चाह रहे हैं। अश्विनी जी ने बड़ी साफगोई के साथ बड़ी ज्वलंत बातें यहाँ पे रखी। बोले निक्कू जी आप, फिर मेरे को शैलेंद्र जी से कुछ सवाल करना है। अनम्यूट कर लीजिए। मैं अश्विनी भैया की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। यहाँ पर केवल राजनीति इस प्रकार की जाती है कि आपसे बड़का झूठा मैं हूं तो दूसरा वाला बोलता है कि नहीं, आपको मैं गलत साबित करूंगा, सबसे बड़का झूठा मैं हूं। और इस दोनों को साबित करने के चक्कर में पीसते हैं केवल शिक्षक अभ्यर्थी, क्योंकि प्रयोग करने के लिए केवल हम शिक्षक अभ्यर्थी ही बचे हैं और हमारे ऊपर ही सारा प्रयोग किया जाता है। क्या शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर बैठे हैं? इसमें बिहार और बिहार सरकार की शर्मिंदगी की बात नहीं है कि लगभग 3.5 वर्ष से प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार शिक्षा व्यवस्था से बदहाल है। किसी भी राज्य के लिए शिक्षा सबसे चरम सीमा है सर, बढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए। माननीय तेजस्वी यादव जी जब चुनावी एजेंडा में आए थे तो क्या बोले थे? पढ़ाई, दवाई, सुनवाई, करवाई। कहा गया? न तो पढ़ाई करने वाला का रोजगार मिल रहा है, सुनवाई की तो बातें छोड़ दीजिए, डायरेक्ट कार्रवाई कर देते हैं। जो सुनवाई की बात करता है उस पर आप कार्रवाई कर देते हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया जाता है। कहा जाता है कि कभी हमारा विश्व गुरु था भारत, लेकिन आज कुछ ऐसे भी नेता हैं जो शब्द की मर्यादा अपनी लांग जाते हैं। माननीय तेजस्वी जी को ये नहीं बोलना चाहिए कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। बेरोजगारी का आलम में क्या मजा ले हम लोग, किस प्रकार का मजा ले? पढ़ लिख करके शिक्षक अभ्यर्थी मतलब जो अभी सड़क पर बने तमाम महारत धारण करके मजा ही तो ले रहे हैं, लेकिन किस चीज का? सड़क का। और आप दुर्भाग्य के दिन है कि अभी भी वही कह रहे हैं कि मजा लीजिए। बिहार बदहाल है क्योंकि यहाँ पर नेता लोगों में हड़ मची है कि सबसे बड़का झूठा मैं हूँ। चाचा भतीजा के भी सरकार है। यदि आप में कंपटीशन है तो बहाली दे करके एक दूसरे को मुंह बंद करा दीजिए। आप जो बीजेपी पे आरोप लगाते हैं, बीजेपी आप पर लगाते हैं, तो बहाली दीजिए और उनको मुंह खुशी दीजिए। यहाँ हमने बहाली दे दिया, लेकिन आपने 10 लाख जो वादा किए थे, कहाँ वादा पूरा हुआ? पुरानी बहाली को आप नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, पुरानी बहाली को नियुक्ति पत्र दे रहा है। अभी फॉर्म किसी ने भरा नहीं, अपने नियुक्ति पत्र कैसे दे दिए? क्या चोर दरवाजे से ये सारी चीजें हो रही है? हम पूछना चाहेंगे। ये सारी चीजें गलत है। आपकी राजनीतिक समझ अगर कम है तो हमारे शिक्षक अभ्यर्थी भी हैं जो आपको समझा सकते हैं, विश्लेषित कर सकते हैं। और हमारी मुद्दा एक ही है, 7वीं चरण को प्राथमिक विज्ञप्ति जारी कीजिए। अभी भी हम लोग कर रहे हैं सर। आपको 2 चीजें मैं बताना चाहूंगा। हम लोगों ने 21 तारीख को डीएम ऑफिस जाकर के एक आवेदन दिया था कि आमरण अनशन भूख हड़ताल पर बैठना चाहते हैं। वहां पर दिशा निर्देश मिला कि हम एम्बुलेंस और डॉक्टर का टेंट की सुविधा नहीं कर सकते। सो 22 तारीख से आप लोग गर्दनी बाग में भूख हड़ताल के लिए बैठिए। 22 तारीख के दिन हम लोग जाते हैं तो वहां पर बोला जाता है कि तुम लोग भागो यहाँ से। अगर गर्दनी बाग में भूख हड़ताल के लिए बैठोगे तो वहां से भगा दिए जाओगे और डंडे से पीटे जाओगे। ये तानाशाही किस लिए? क्योंकि ये लोग जानते हैं कि शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर है और अगर अनशन पर बैठेंगे लगभग 50 की संख्या में, तो कहीं ना कहीं सरकार हिल जाएगी। आप ऐसा काम ही क्यों करते हैं? शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए शिक्षक बहाली जो है उसको पूरी कराइए। 7वीं चरण प्राथमिक विज्ञप्ति जारी कर दीजिए। ठीक है निक्कू जी ने आपने आप बात रखी। शैलेंद्र जी मैं आपको ज्वाइन कर आपसे ये सवाल करूंगा कि क्या वाकई आरजेडी की तरफ से या तेजस्वी यादव की तरफ से, भले ही जब वो जेडीयू के हिस्सा नहीं थे, जो 10 लाख की उन्होंने बात कही थी, और जब ये 16 अगस्त को नई सरकार आई उसके बाद ये जो दावा किया गया ये पीछा नहीं छोड़ेगा? ये एक मुश्किल इनका एक तरह से कहें कि बयान साबित हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं जो 3 महीने के अंदर ही जो अपेक्षाएं इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं और निराशा अब साफ तौर पर दिखाई दे रही है, वो कहीं ना कहीं बहुत जल्दबाजी की जा रही है, थोड़ा वक्त
देना चाहिए। क्या लग रहा है सरकार के अंदर खाने मंत्रियों में या जो जनप्रतिनिधि आरजेडी से जुड़े हैं, जेडीयू से जुड़े हैं, 7 दलों के जुड़े महागठबंधन सरकार है उनसे जुड़े हैं, वो जब क्षेत्र में जाते हैं तो वहां पर किस तरह की रिएक्शन उन लोगों को मिलती है कि भाई जैसा सोचा था 3 महीने के अंदर वैसा सरकार ये काम नहीं कर पा रही है, खासतौर पर नौकरी और रोजगार के संबंध में, शिक्षा के संबंध में? शैलेंद्र जी। जी बिल्कुल रविंद्र, बात आप सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए कहने की बात और होती है और करने की बात कुछ और होती है। क्योंकि जब आप करते हैं तो उसमें वो प्रक्रियाएं, यानी सरकारी जो तमाम प्रक्रिया होती है, तमाम चीजें होती है, तमाम नियमावली होती है, उसका पालन करना होता है। और कहना यह होता है कि आपने घोषणा कर दी। हम लोग देखते रहे हैं लगातार, ये चुनाव में कोई पहली बार नहीं है। चाहे 2 करोड़ रोजगार का मामला हो, चाहे 10 लाख नौकरियां देने का मामला हो, ये सब हमारे सामने है। और किस तरह की चीजें हैं, किस तरह से उनके ऊपर अमल होता है, ये भी हम लोग साफ तौर पर देख रहे हैं। और हमारे जो साथी हैं, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो तमाम तरह की बातें अपनी कहते रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि जिस तरह की चीजें सरकार ने कही है, क्या वो उसमें सक्षम है? क्योंकि जो बिहार सरकार का बजट है या बिहार सरकार में जो वेतन देने की क्षमता है, उन चीजों को भी देखना पड़ेगा, उन चीजों को भी वो करना पड़ेगा, तभी चीजें हो पाएंगी। क्योंकि अभी जो साथी कह रहे हैं कि हम लोग तमाम लोग दिखाते हैं कि किस तरह शैलेंद्र जी का नेटवर्क चला गया है। अश्विनी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। अश्विनी जी, आप अगर सुन पा रहे हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपसे इस पूरी चर्चा को जोड़ते हुए जानना चाहेंगे कि जो स्थिति है, अपेक्षा अब रह गई है इस सरकार से है या नहीं है? क्योंकि जब नई सरकार आती है, नए दल की, नए गठबंधन की सरकार आती है तो उम्मीदें भी नई साफ तौर पर आती हैं। आप लोगों को किस तरह की अपेक्षाएं इस सरकार से दिखाई दे रही हैं? जी ये है कि ये सारे तो सबसे ज्यादा उसमें माफी चाहूंगा आनंद जी, थोड़ा आपकी आवाज जो है ना वो क्लियर नहीं आ रही है, क्योंकि नेटवर्क बार बार आ जा रहा है। थोड़ा सा अगर आप एक बार फिर से बोलने की कोशिश कीजिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये सरकार बनी नहीं, मैं चाहूंगा आपसे कि आप एक बार फिर से डिस्कनेक्ट हो गए, आप दोबारा कनेक्ट करें तो शायद अच्छे से आप जुड़ सकते हैं। पल्लव, मैं पहले आपसे जान लेता हूं कि शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़े थे, उनकी आवाज पूरी तरह से नहीं सुन पाया हम। शिक्षा की व्यवस्था शिक्षा की बिहार में व्यवस्था इस वक्त किस रूप में दिखाई देती है? ना सिर्फ ये एक रोजगार से जुड़ा हुआ मसला है कि एक बड़े वर्ग को रोजगार मिलेगा, बल्कि दूसरा बड़ा मसला ये भी है कि जो शिक्षा की व्यवस्था है वो पूरी तरह से बिहार में चौपट है। सरकारी स्कूलों की हम बात करें, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़िए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अगर है या नहीं है, शिक्षक का होना बेहद जरूरी है। किस तरह की खबरें लगातार अलग अलग जिलों से पल्लव निकलकर सामने आती हैं? और फिर बस एक छोटा छोटा रिएक्शन में जो बाकी मेहमान है, उसके बाद इस चैट को हम आज की इस चर्चा को खत्म करेंगे। पल्लव पहले आप, और फिर जल्दी से बाकी दोनों मेहमानों से लास्ट कमेंट में लूंगा। अब बिल्कुल रविंद्र, देखिए जो आपने कहा, देखिए हम अभी कुछ दिन पहले देखिए हमने जब अस्पताल का रियलिटी चेक किया, उसके बाद हमने शिक्षा का रियलिटी चेक शुरू किया कि जो बिहार में स्कूलों की स्थिति है क्या है, हमने देखा। और आपने उसको बहुत देखा होगा और आपने उसको बहुत बखूबी समझ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की आपने बात किया कि उसको छोड़ दें। देखिए किसी भी चीज का जब बुनियाद बेस लेवल उसका सही नहीं होगा रविंद्र, तो उसकी जो उसका मकान बनेगा वो जाहिर तौर पे वो अच्छा नहीं बनेगा। जब टीचर्स ही अच्छे नहीं आएंगे, आप जब आप भर्ती ही नहीं करोगे, तो जाहिर सी बात है कि जब आप शिक्षा की व्यवस्था कैसे सुधारोगे। कोई भी नीति तब अच्छी बनती है रविंद्र, जब उसकी पीछे बनाने के लिए आपकी जो नीयत है वो साफ है। जब भी हम रोजगार की बात करते हैं, जब भी हम नौकरी की बात करते हैं, जब भी हम कहते हैं कि टीचरों को नौकरी नहीं मिल रही है या युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, हमको बार बार ये समझना होता है कि क्या सरकार की जो नीयत है वो इस बात पर है कि लोगों को रोजगार मिले, या फिर वो होता है बड़े बड़े चीजों को आप दिखा के बस आप एक कुछ लोगों को, जिस चीज का जिक्र अभी अश्विनी जी कर रहे थे कि सत्यनारायण भगवान की कथा की तरह आप जो धीरे धीरे पंजीरी बांट रहे हैं, थर्ड फेज का नियोजन, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां तक की बात आ रही है, तो सरकार की मुझे कई बार रविंद्र जो नियत होती है उस पर कई बार लगता है संदेह होने कि सिर्फ आप एक लॉलीपॉप की तरफ। आप देखिए, बीजेपी सरकार में थी जब जेडीयू के साथ, तब क्या बातें होती थी। अब विपक्ष में है तो खुद इस मुद्दे को उठा रही है।
संजय जायसवाल कह रहे हैं कि अगर दिसंबर तक इसको नहीं खत्म करेंगे तो हम क्या करते हैं, जो विधानसभा का सत्र है वो चलने नहीं देंगे। तो जब आप विपक्ष में होते हैं तो आप तमाम बड़े वादे जब करते हैं, लोगों के बीच पहुंच जाते हैं, छात्रों की लगते हैं बात करने, लेकिन जब इस सत्ता में आप आते हैं तो आप इसके एकदम विपरीत चले जाते हैं। बिल्कुल। क्योंकि इसमें फिर बात ये है कि नीयत सरकार की, इसका जो रणनीति वो साफ नहीं है, और नितेश इसीलिए हम पांडे देख रहे हैं। जी, जी हाँ, आप क्लोज कर लीजिए, अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। जी, तो मतलब मुझे रविंद्र यही लगता है कि कहीं न कहीं हाँ सरकार इस चीज़ में जो है वो लोगों को अंधेरे में रखना चाहती है। वो खुल किस पर अपनी जो मंशा है वो साफ नहीं करती है, हाँ, और उसी का हमको लगता है लोगों को भुगतना पड़ता है। जी। नितेश पांडे जी, आखिरी कमेंट आपसे, ये जो जी बिहार झारखंड की तरफ से आज इस चर्चा को किया गया, इसको लेकर आप कैसे चाहेंगे? और हम चाहेंगे कि आगे भी लगातार चर्चा करें। और जो पल्लव ने बात यहाँ रखी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या अब कोई आपको ऐसा उम्मीद की किरण दिखाई देती है? क्योंकि आपने पहले बीजेपी जेडीयू पर भरोसा किया, उसके बाद फिर महागठबंधन आरजेडी और जेडीयू का कॉम्बिनेशन आ गया। अब यहाँ पर कोई टीआरएस, एआईएडीएमके तो आकर, शिवसेना आकर तो वादा करेगी नहीं कि भाई हमको आप हमारी सरकार बना दीजिए और हम जहां पर आप के शिक्षा के जो पद हैं उनकी बहाली कर देंगे, पूरी प्रक्रिया कर देंगे। जो मौजूदा राजनीतिक दल हैं, चाहे राष्ट्रीय हो या क्षेत्रीय, वही ना करेंगे आपकी उम्मीदों को पूरा। उम्मीद की किरण लगती है क्या? वक्त लगेगा या फिर आप पूरी तरह से निराश हो चुके हैं? बिल्कुल, उसके पहले मैं एक बात बोलूंगा सर। हमारे बड़े भाई शैलेंद्र जी ने एक बात बोला कि लेट लतीफी कुछ चीजों में होंगी। तो मैं बता देना चाहता हूं आपके पटल के माध्यम से सर कि जब शेड्यूल निकला था, प्री शेड्यूल निकला था, रिक्ति गणना और जो भी बहाली के पहले वाली प्रक्रिया होती है उसके लिए एक शेड्यूल निकला था, और वो शेड्यूल में वो पूरा काम हो चुका है। अब बहाली में कोई देर नहीं है, सिर्फ मुहर का बाकी है सर, ये चीज क्लियर है। दूसरी चीज सर, एक चीज और इसमें जोड़ूंगा, हमारे नए वाले शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि हमारे पास योग्य अभ्यर्थियों की कमी है। तो हम आपके माध्यम से कह दें कि जो जून में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी होता है हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी का, जिसमें वो खुलेआम कहते हैं कि हमारे पास संतोषजनक स्थिति में सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थी मौजूद हैं, इसलिए हम बहाली लेने जा रहे हैं। तो दोनों में अपना पहले ये दोनों कम सोच ले कि ये झूठ कौन बोल रहा है। ठीक है। तीसरी बात, हम आते हैं जो आपने बोला कि किस पर हम विश्वास करें। तो देखिए, विश्वास तो हमें किसी पर नहीं है, लेकिन मजबूरी में विश्वास हमें उसी पर करना है जो सत्ता में है, क्योंकि देगा तो सत्ता है, मुहर लगाएगा सत्ता है, और प्रेशर बनाने का काम करेगा विपक्ष। तो हमारे पास दोनों ऑप्शन है। अगर सत्ता के पास चिल्लाते रहते हैं, अगर कुछ नहीं बोलते हैं तो हम विपक्ष के पास दौड़ के जाते हैं, वहां चिल्लाते हैं कुछ तो वो थोड़ा सा आवाज उठाते हैं। अब कैसे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ बीजेपी का, तो थोड़ा सा हम लोग शिक्षक बहाली का चर्चा में तेजी आ गई, नए अपडेट आने लगे। जी बिल्कुल। आखिरी में मिक्कू जी आपसे, क्या आपको लग रहा है कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव होंगे उसके चुनावी घोषणा पत्र में बीजेपी की तरफ से और महागठबंधन के चुनाव घोषणा पत्र में ये बात होगी कि बहाली की प्रक्रिया हम आगे आने पर पूरा कर देंगे, या विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में सुनाई देगा, या उससे पहले ही आपको लग रहा है कि काम हो जाएगा? बस छोटा सा आप अपना कमेंट दीजिएगा मिक्कू जी। सर देखिए, सुबह का भूले यदि शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहा जाता है। इसलिए मैं तेजस्वी भैया से एक उम्मीद के आशा लगाए हुए नजर से देखता हूँ कि भैया कहीं ना कहीं आपने जो पूर्व में वादा किया था उस वादा को पहले पूरा कीजिए। अग्रिम वादा जो आपका होगा वो हम लोग पूरा करेंगे, क्योंकि हमारी भी वादा बनती है। यदि जो आपने बात रखी है कि हम युवाओं को रोजगार देंगे और दे देते हैं, तो आपकी दोबारा वादा करना नहीं होगा, दोबारा हमारा वोट होगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद मिक्कू। और हाँ बोलिए, एक छोटा कमेंट सर, आपने कहा 2024 इलेक्शन का बात सर कहा आपने, तो अगर हमारी बहाली 2024 इलेक्शन तक जाती है तो फिर ये लोग भी अपना प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री वाला सपना भूल जाएं सर। ये चेतावनी है सर, हम 1.5 लाख शिक्षक अभ्यर्थियों की तरफ से चेतावनी है। ठीक है, इसको हम चुनावी मुद्दा नहीं बनने देंगे। पूरे इस आज की चर्चा की शुरुआत आपने की थी और लगातार आप जुड़े रहे, तो मैं चाहूंगा कि सम अप आप ही करें, क्लोजिंग आप ही करें, और धन्यवाद दें हमारे मेहमानों का। धन्यवाद रविंद्र। देखिए, बहुत ही सार्थक चर्चा मुझे लगता है ये हुई, और जो शिक्षक अभ्यर्थी थे, शिक्षा संघ के प्रदेश प्रवक्ता थे, उन्होंने तमाम लोगों ने अपनी बातें रखी, तमाम लोगों ने समाधान की बात की, और इसमें राजनीतिक तौर पे जो उन्होंने बातें कही कि हमारे लिए उम्मीद किरण जो सत्ता में बैठे लोग हैं, इसलिए हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो हमारी मांग को पूरी करें, और जब हमको लगता है कि सत्ता में बैठे लोग हमारी मांग को पूरा नहीं करते तो हम विपक्ष के पास जाते हैं। तो जाहिर तौर पे इनके पास
जो विकल्प होता है उसको अपनाते हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार जो वादा करके आई है, जो नई महागठबंधन की सरकार है रविंद्र, वो इनकी मांगों को सुने, इनकी तकलीफों को समझे और इनकी जो लंबे समय से मांग चली आ रही है उसको पूरा करे, इससे जो उनकी समस्या है उसका निदान हो सके। आप सब हमारे साथ चर्चा में जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रविंद्र, शैलेंद्र, अश्विनी, मीकू, नितेश, उम्मीद है कि अगली बार जब मुलाकात होगी तो हम किसी अन्य टॉपिक पर चर्चा करेंगे और किसी नई चीज की हम लोग जो है उस पर बात करेंगे। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जी बिहार झारखंड पर आप बने रहिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी। धन्यवाद। धन्यवाद सर, नमस्कार।